गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये आपके लिए नया कंसेप्ट है, इसलिए आप थोड़ा सा इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जो एक या स्वयं के सिवाय किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एटसेट्रा। मतलब ऐसी सभी संख्याएं जो या तो सिर्फ एक से विभाजित होती हों या स्वयं से एक या स्वयं से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती है क्योंकि ये इनके सिवाय किसी और से विभाजित नहीं होती, और इसीलिए इसको अभाज्य कहते हैं, यानी प्राइम नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से या स्वयं से ही विभाजित होती हैं, वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पे 2, 3, 5, 7 इत्यादि। जबकि ठीक इसका जो उल्टा है वो है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स। ये वो ऐसी संख्याएं हैं जो एक तथा स्वयं के सिवाय अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। इनमें आपने देखा होगा कि 4 है जैसे, तो एक से विभाजित होगी, अपने आप से तो होगी, लेकिन इसके सिवाय 2 भी इसका एक गुणनखंड है, तो 2 से विभाजित हो रही है, इसलिए भाज्य संख्या में आ गया। इसी प्रकार 6 है, अपने और एक के सिवाय 2 और 3 से विभाजित होती है, इसीलिए इसको भी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहा गया है। तो प्राइम और कंपोजिट में यही फर्क है कि प्राइम नंबर केवल एक और स्वयं से विभाजित होते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो एक और स्वयं के सिवाय किसी अन्य से भी विभाजित हो जाते हैं। अब इस पर आधारित हम एक प्रमेय की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, FT, इसको शॉर्ट में बोला जाता है FT, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, शॉर्ट में हम इसको कई बार FTA बोलते हैं। और इसका कथन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यानी व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है, और यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। यानी प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए उसका भाज्य गुणनखंडन अद्वितीय होता है। इसमें हम खाली ऑर्डर का ध्यान नहीं देते हैं कि किस ऑर्डर में हमने उसकी अभाज्य गुणनखंडन लिखे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 24 के जो गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये हो गया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, या सिंपली ये कह सकते हैं कि 2 to the power 3 into 3। तो कहने का मतलब ये कि 24 के जो गुणनखंड है वो ये है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। इस प्रकार के गुणनखंड किसी और संख्या के नहीं हो सकते हैं, बशर्ते ऐसा हो सकता है कि उसमें भी 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, परंतु घातें अलग होंगी, यानी कि सब कुछ सेम नहीं होगा। इसीलिए इसको यह कहा गया कि यह गुणनखंडन अद्वितीय होगा। ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि 24 की जैसे गुणनखंड किसी दूसरी संख्या के नहीं हो सकते, यह हमेशा सत्य है, इसीलिए इसको
प्रमेय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार 30 के अगर गुणनखंड करें तो 2 गुणा 3 गुणा 5, यहाँ पे सारे ये अभाज्य गुणनखंड है और इनकी घात एक एक ही है, इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा। तो इसका प्रयोग आपने देखा होगा इससे पहले छोटी क्लासों में भी कि हम लोग पहले संख्याओं का गुणनखंडन करते हैं, उसके बाद HCF तथा LCM करने में करते हैं। तो उस मेथड को बोला जाता है कि HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को बोला जाता है जो हम किसी कंपोजिट नंबर के जब गुणनखंड करते हैं इस तरह से लिखने पर, ये भी अभाज्य गुणनखंडन है, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF ज्ञात करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे लिया है 336 तथा 54 का HCF ज्ञात करना हमने। तो सबसे पहले हमने 336 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यानी अभाज्य गुणनखंडन किया। इसी प्रकार से 54 का भी किया, जो कि ये आपको दर्शाया गया है यहाँ पर 336 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और 54 है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब सवाल इस बात का है कि आपने आज तक HCF निकाला और आप भली भांति जानते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए जो मैं लाया हूँ, अभी है वही, लेकिन थोड़ा सा किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के अंदर है तो आपको ये लगता है कि नहीं है, बशर्ते बहुत पुरानी चीज़ है, आप पढ़ चुके हैं कि इस विधि से यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम किस तरह से HCF यानी मासा निकालते हैं। दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का भी निकाला जा सकता है। तो HCF देखिए, HCF जैसा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ता है कि पहले HCF यानी मासा के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। दो संख्याओं में जो भी कॉमन फैक्टर होंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 2 यहाँ भी है, तो ये कॉमन होंगे दोनों। इनके बदले यहाँ पे एक ही बार लिखा जाएगा, दोनों को 2 बार नहीं लिखा जाएगा। कॉमन होने का मतलब ये होता है। इसी तरह से यहाँ पर 3 3 आपने देखा, इसको भी एक बार लिख लिया गया है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ दूसरा 2 भी है, लेकिन यहाँ कहीं और 2 नहीं है, यहाँ और भी है, तीसरा 2 भी है, चौथा भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। और इसी तरह यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ कहीं 7 नहीं, यहाँ 3 3 2 बार आया है, लेकिन यहाँ नहीं है अब, इसलिए इनको नहीं लिखा जाएगा। केवल कॉमन फैक्टर ही लिए जाएंगे, किसके लिए, HCF के लिए। तो HCF के लिए खाली कॉमन फैक्टर लिया, तो 2 गुणा 3 और बराबर हो गया 6, ये आपका HCF हो गया। अब बात आती है LCM की, थोड़ा यहीं पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार LCM भी पूछा जाता है कि HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। और ना भी पूछा जाए तो ये बहुत छोटी प्रक्रिया है, आपको गणनात्मक सोपान में इसका कई बार प्रयोग करना पड़ता है। कहीं भी किसी भी चैप्टर में कहीं भी आपको LCM निकालना पड़ सकता है। तो उस केस में आपको ये बता दूं कि जब आपने HCF निकाल लिया हो तो HCF के तो खंडन जो है, यानी 2 फैक्टर्स यानी गुणनखंड जो आए हैं उनको आप एज इट इज लिख दीजिए। बाकी जितने भी नॉन कॉमन यानी अनकॉमन जिसको कह सकते हैं आप, यानी कि जो कॉमन नहीं है या उभयनिष्ठ नहीं है दोनों में, उनको भी लिखना होता है। सबको छोटेगा कोई नहीं। 2 × 2 × 2 तो 2 × 2 × 2, 3 × 3 3 × 3 7 इंटू में आ गया, तो कुछ भी नहीं छोड़ा। फ़र्क इतना है कि जो कॉमन थे वो एक बार लिख लिए गए हैं, और इनका जो टोटल ओवरऑल गुणनफल होगा वही आपका LCM होगा, इन दोनों का। किसका, 336 और 54 का। ये आपने देखा है। तो यहाँ पे 6 और इनका जो गुणनफल आ रहा है वो 504 और 504 है, और इसका कुल गुणनफल आता है 3024। तो ये 3024